हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो था लास्ट चैप्टर खत्म करके आए हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं। जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, और पूरा डिटेल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एटम की स्टडी करेंगे। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में अपन सारा नॉलेज लेंगे कि एटम असल में है क्या चीज़। अब बच्चों जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम में सबसे पहला नाम आता है जॉन डाल्टन का। क्यों आता है इनका नाम, क्योंकि वो ही इंसान थे या हम कह सकते हैं वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी, एटम के बारे में पता लगाया था। इसलिए हम लोग किसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने 1803 से 1808 में अपनी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी थी। इनके नाम के ऊपर ही डाल्टन की थ्योरी का नाम है, इसलिए हम इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेम हम पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट में। जिसमें क्या कहते हैं अपन लोग, ईच एलिमेंट जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, एटम्स कहते हैं। एटम का मतलब क्या हुआ कि जितना भी मैटर अपने चारों तरफ है वो सारा क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिनको एटम कहा जाता है। एटम जो होते हैं बच्चों सेम एलिमेंट के सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एलिमेंट की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, तो अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो इनके एटम भी क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन, एटम अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब अपन कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि H2O जो कि दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो उसके एटम भी अलग अलग होंगे, H और O। अमोनिया की बात कर लेते हैं बच्चों, ये भी डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसके एटम भी डिफरेंट होंगे। जैसे नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा बच्चों, सेम एलिमेंट वाले सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट वाले डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है बच्चों, वो 2 लॉस पर काम करती है। जिसमें पहला लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरी थ्योरी अपन कहते थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कोई भी कंपाउंड कहीं से भी उठा लो आप तो उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये दोनों थ्योरी के ऊपर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी वर्क करती है। जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एटम भी क्या है बच्चों, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई, ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो आपके अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होगा, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा, स्मॉल पार्टिकल, उसी को अपन क्या कह देते हैं बच्चों, एटम कह देते हैं, जिसका डेफिनेट मास होता है। और उस मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट अपन कहते हैं कि एटम जो होता है बच्चों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और क्या करता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ये हम अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए थे कि जैसे हम बात कर लेते हैं, ये है नाइट्रोजन के एटम और हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2NH3 बनता है बच्चों। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के हो सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और हमें क्या देते हैं बच्चों, प्रोडक्ट देते हैं। बात समझ में आ गई। ये क्या कर रहे हैं, एटम के एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बना देते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल हमको मिलता है तो वो क्या हो गया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में आता है। ये सब चीज़ें बच्चों पहले डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अब हम चलेंगे बच्चों यहाँ पर कि एटम के अंदर हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, जब हमने पहले डिस्कस किया था तो हमने क्या बताया था, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके अंदर आप क्या बात करते हो, 3 आपको क्या मिलेंगे, इसके मेन कंपोनेंट मिलेंगे। 3 कंपोनेंट में हमने बात करी थी, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, जिसमें प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता। ये 3 एलिमेंट बेसिक होते हैं, जिसमें पहला है ये इलेक्ट्रॉन जिस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरा बच्चों बताया अपन ने प्रोटॉन जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और N मतलब क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बताते हैं बच्चों, एटॉमिक मास। और इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कह सकते हैं इसको अपन, या फिर हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट कैसे पता चलता है, जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर पता हो अपन को, और इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगों को पता है कि किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो उसका एटॉमिक नंबर से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं जब सारी थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जब थ्योरीज हुई, डिस्कस हुआ, जब हमें इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर या हम कहेंगे एटम का स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है।
लेकिन जब शुरुआत में एटम का स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं था, जैसे कि डाल्टन भी नहीं जानता था, डाल्टन ने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे जिसमें बताया था भाई एटम असल में क्या होता है, स्मॉल यूनिट होती है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन और थ्योरीज आई जिन्होंने बताया कि एटम के अंदर मेन 3 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब एटम पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होता है बच्चों, डिविजिबल होता है। इसका मतलब पार्टिकल के रूप में आप उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई। अब अपन चलेंगे कि असल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो थ्योरी हुई, जो इसकी डिस्कवरी हुई कि किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया, कैसे पता लगाया गया, वो कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग बच्चों आज के लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? ये नोट कर लो, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब मैं उसका डायग्राम बना देती हूँ, कैसे थ्योरी हुई थी, आप लोग उसको पहले नोट कर लो, फिर अपन उसको समझेंगे। ठीक है, अब अपना थ्योरी वाला पार्ट ही चलेगा, ये थोड़ा रिलैक्सिंग होगा पहले वाले से, है ना। पहले वाले में फॉर्मूले न्यूमेरिकल चलता रहा। उसको बच्चों ध्यान रखना कि फॉर्मूला और न्यूमेरिकल जो हम पहले करके आए ना, उसकी वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो रोज, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे तो ही दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। वो टॉपिक ही असल में ऐसा है। ये तो अब पढ़ के समझ में आ गया। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ईजी लगी होगी पहले भी और आज भी, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़ कि इसको हम पढ़ के समझ सकते हैं। उसके लिए हमें बार बार न्यूमेरिकल पे हाथ लगाना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको दिमाग में बैठेगा भाई मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना, तब तक सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, अब जो अपन बात कर लेते हैं कैथोड रे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक अपन ने पढ़ा एटम जो होता है, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था बच्चों, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर क्या किया गया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। ये तो हमें अभी मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है कि एटम में 3 पार्टिकल्स होंगे। जब पहले साइंटिस्ट एटम की डिस्कवरी कर रहे थे बच्चों, तो आप खुद देखो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में उन्हें पता नहीं था। जैसे हम बात कर सकते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, उसने क्या कहा था हमें कि एटम जो होता है उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने उसको डिवाइड किया। कैसे किया, जब उसने इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। तो इसको अपन किसमें पढ़ते हैं बच्चों, कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में। अब क्या डिस्कवरी हुई इसको समझ लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या किया गया, एक ऐसी ट्यूब ली गई जिसके अंदर क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक ट्यूब है, ट्यूब ऐसी जिसको क्या किया बच्चों, वैक्यूम कर दिया गया। वैक्यूम मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम पंप है, उस पंप के थ्रू क्या किया गया, एयर हटा दी गई। ठीक है, एयर हटाने के बाद इसको पूरा सील कर दिया गया ट्यूब को, और उसके बाद आप देखोगे कि 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे फिक्स कर दिए बच्चों, जिसके अंदर एक तो था कैथोड, दूसरा वाला था एनोड। कैथोड और एनोड अपन को इलेक्ट्रोड पता है, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज वाला। इसको बच्चों लगाया गया एक्सपेरिमेंट को, इस ट्यूब को लगाया गया और एक डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया इसको अपन ने। अब इसके अंदर क्या चीज़ हुई, यहाँ पे देखोगे एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, 10,000 वोल्ट दिया गया। इलेक्ट्रोड जो है उसको अपन किससे कनेक्ट करते हैं, आगे चल के बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ऐसी बैटरी से कनेक्ट किया गया जहाँ पे 10,000 का वोल्ट इसको प्रोवाइड करवाया गया। और अगर अपन बात करते हैं, इसके अंदर क्या थी बच्चों, गैस भरी हुई थी। बात समझे, इसके अंदर क्या किया गया था, इसको वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर दिया, खाली कर दिया, लेकिन इसमें क्या भरा हुआ था, गैस फिल थी। बात समझ गए, एक ट्यूब जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है बच्चों, और गैस कितने प्रेशर पे भरी हुई है, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। मतलब आप सोच सकते हो इतने कम प्रेशर के ऊपर अपन ने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर गैस भर दी और क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। 2 इलेक्ट्रोड जो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रेस निकलने लगी, किरणें निकलने लगी। जो किरणें कैसी थी, इनविजिबल थी, दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन दिखाई नहीं देने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो एनोड के ऊपर टकराई तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइट क्रिएट हुई। वो जब लाइट क्रिएट हुई तो हमें पता चला कि लाइट क्यों क्रिएट हो रही है इस वाली प्लेट पे, क्योंकि कोई चीज़ सामने से आके टकराई होगी। बात समझे, कब कोई चीज़ बच्चों सामने से आके टकराती है तो क्या होता है, आवाज़ तो होती है। जैसे हम बात करें, हम खुद एक पत्थर अगर सामने की दीवार पे फेंकेंगे तो क्या होगा, आवाज़ आएगी। और वो अगर चमकने वाली कोई चीज़ हो तो चिंगारी भी निकल सकती है, जिससे हमें पता चलेगा कि भैया वहाँ पे सामने की तरफ से कोई चीज़ आई गई है। बात समझे, तो ठीक ऐसे ही जब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ पर एनोड की प्लेट पे जब कोई क्या कहेंगे अपन, कोई लाइट चमकी, ठीक है, तो पता चला कि सामने से कोई चीज़ें आ रही हैं। बात समझे, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले कौन थे, जूलियस पुलकर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1859 में ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हाई वोल्टेज को पास करवाया गया इसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू। हाई वोल्टेज मतलब 10,000 का वोल्ट अपन ने इस ट्यूब के अंदर पास करवाया गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ इनविजिबल रे जो हुई वो मूव हुई, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कैसे पता चला, क्योंकि ये चमका। बात समझे, इधर शाइनिंग हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कुछ
चमकी कोई चीज़, तो कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए बच्चों, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ रेज गई। रे जो थी वो कैसी थी? इनविजिबल थी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो यहाँ से वहाँ तक बच्चों मूव करके गई। बात समझ गए? अब ये मूवमेंट जो हुआ, तो यहाँ पे ये क्या हो गई? इनविजिबल रेज थी, जिनको नाम क्या दिया गया? कैथोड रेज नाम दिया गया। अब इनको नाम कैथोड क्यों दिया गया? क्योंकि अगर अपन बात करें तो हमने देखा कि शाइनिंग तो यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब सामने से कोई चीज़ आई होगी, इसका मतलब कैथोड से निकली होगी वो चीज़। तो जब वो चीज़ कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गई, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया बच्चों? रेज नाम दिया हमने, रेज निकली है, और रेज जब कैथोड से निकली तो हमने इसको कैथोड रे नाम दे दिया। बात समझ गए? क्या एक्सपेरिमेंट था कि एक ट्यूब ली गई, उस ट्यूब में गैस भर दी गई कम प्रेशर के ऊपर, और क्या किया गया? उस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए गए। इन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, और आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज वाली पास करवाई। पास करवाने पर आपको पता चला कि भाई एनोड के ऊपर कुछ शाइनिंग हो रही है, कुछ चीज़ चमक रही है। चमकने का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ सामने से आई होगी, इसका मतलब कुछ रेज जो थी वो मूव करी। अगर वो कैथोड पे चमकी होती तो हम कहते हैं एनोड से निकली, लेकिन यहाँ पे कहाँ से निकली बच्चों? कैथोड से निकली। इसका मतलब कैथोड से निकलने वाली रेज थी, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? कैथोड रे नाम दिया। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अभी कैथोड रेज जो निकली, इनविजिबल रेज थी, इनको नाम दिया गया कैथोड, क्योंकि कैथोड से जन्मी थी, वो कैथोड से निकली थी, तो इसलिए हमने नाम दे दिया कैथोड रेज। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आई, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी को क्या किया गया बाद में और समझा गया, जाना गया इसको बच्चों। तो कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आई इन रेज की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी, ये क्या करती हैं? सीधी रेखा में गमन करती हैं, स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। तो हमने पहली प्रॉपर्टी लिख दी भाई, ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, दे आर पार्टिकल्स। दूसरी चीज़ क्या पता चली बच्चों? अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट लाया गया तो उससे टकराने लगी है। टकराने का मतलब पार्टिकल्स होंगी तभी तो टकरा रही है। बात समझे मेरी? तो ये क्या किया गया? ये ऑब्जेक्ट से टकराई तो हमें पता चला ये पार्टिकल की फॉर्म में है। अगर आपको पता हो बच्चों, तो लाइट जो होती है वो दो टाइप में पाई जाती है, एक वेव की फॉर्म में, एक पार्टिकल की फॉर्म में। आपको पता है ये चीज़? अगर हम बात करते तो लाइट जो है वो 2 फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर वो पार्टिकल की फॉर्म में भी मूव करती है और वो वेव की फॉर्म में भी मूव करती है। पार्टिकल की फॉर्म में करेगी तो क्या होगा? एक्स एक्सिस पे जाएगी, और अगर अपन बात करते हैं कि वो किस में वेव की फॉर्म में होगी तो वो वाई एक्सिस के ऊपर जाएगी। इतनी बात समझ में आती है? ये चीज़ हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पार्टिकल जो लाइट होती है, लाइट डुअल नेचर की होती है, पार्टिकल की फॉर्म में भी और वेव की फॉर्म में भी। इतना पता है अपन को? ठीक है बच्चों। तो अपन को पता चला रे जो थी वो किस में थी? पार्टिकल के फॉर्म में थी। इतना समझ में आया? थर्ड अपन ने देखा ये डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी प्रॉपर्टी पता चली कि जैसे ही आपने ये जो रे जा रही है बच्चों, इसमें क्या करा आपने? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्या हुई? ये नेगेटिवली चार्ज थी, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गई। बात समझे इसमें? जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रोड फिक्स कर दूँ, बात समझे? एक क्या था? पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब जो रे निकल रही है वो कौन सी, कैसी है? तो अपन को क्या पता चला? ये सारी रे क्या करी? ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब खुद नेगेटिव होंगी तभी तो पॉजिटिव की तरफ मूव करी। बात समझे? ठीक है। बीच में आपने 2 इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वो क्या होने लगी? डिफ्लेक्ट, मतलब मुड़ जाना। बात समझे? सीधी जाती जाती अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मुड़ गई, इसका मतलब ये क्या थी बच्चों? नेगेटिव चार्ज थी। और मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर ये मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये क्या करती है? डिफ्लेक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है अपने पाथ से। इनको सीधा जाना था ना, पहले अपन ने क्या कहा था? सीधी सीधी जा रही है। जैसे ही आपने अलग अलग इसमें फील्ड अप्लाई किए बच्चों, तो क्या होने लगा? अलग अलग फील्ड की तरफ मुड़ गई, तो डिफ्लेक्ट होने लगी। बात समझ गए मेरी? ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो अपन को पता चला जैसे ही हमने इसको डिफ्लेक्ट किया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे गई, इसका मतलब ये खुद क्या थी बच्चों? नेगेटिव थी, तभी तो पॉजिटिव पे गई। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब इसके ऊपर हमको पता चल गया भैया नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, तो इसको नाम दे दिया, थॉमसन साइंटिस्ट ने नाम दिया था इसको नेगेट्रॉन। इसने बोला नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव नाम दे देते हैं। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट आया स्टोनी, उसने कहा नहीं, नेगेट्रॉन नाम जो है वो सही नहीं लग रहा, उसने नया नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। बात समझे? तो जो कैथोड रे थी पार्टिकल की फॉर्म में थी, जिसपे नेगेटिव चार्ज था, उसको क्या नाम दे दिया गया? आगे चल के इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। बात समझ गए? अब इसको जैसे हमने सब्सटेंस से पास करवाया है, किसी दूसरे कोई भी मेटल के थ्रू पास करवाया हमने, अलग अलग सब्सटेंस के थ्रू जब हम इसको पास करवा रहे थे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? फ्लोरोसेंस शाइनिंग क्रिएट हो रही थी। जैसे ये किसी मेटल से टकराती है तो टकराते क्या कर रही थी? वहाँ पे शाइनिंग क्रिएट कर रही थी। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? अंधेरे में चमकने जैसा नहीं होता फ्लोरोसेंस, पता है आप लोगों को? फ्लोरोसेंस अगर अपन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एक अलग ही टाइप का शाइनिंग वाली जो लाइट है वो क्रिएट होती है। शाइनिंग हमको दिखाई देने लगता है, कोई चीज़ चमकती हुई दिखती है, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? फ्लोरोसेंस कहते हैं। अब जब ये किसी सब्सटेंस से टकराने लगे, मेटल से टकराने लगे, तो क्या हुआ बच्चों? फ्लोरोसेंस क्रिएट हुआ। बात समझे? कैथोड रे से। ठीक है।
इनके पास क्या थी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ये पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इनके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। और क्या एनर्जी होगी बच्चों? जब मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। बात समझ गए? व्हेन स्ट्राइक ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट एट हाई एमपी प्रोड्यूस एक्सरेज। अब क्या हुआ? यही कैथोड रे ने क्या करा, ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट से अगर ये टकराई जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा तो पिघल जाएंगे क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, पार्टिकल में है। और अगर ये किसी को ऑब्जेक्ट से टकरा गई तो टकराने के बाद क्या होंगी? हीट एनर्जी में बदल जाएंगी। बात समझे बच्चों मेरी? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कहा कि जब ये ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराई जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था मतलब वो आसानी से पिघल नहीं सकते थे, तो ये क्या हुई? यही कैथोड रे किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? एक्सरे में कन्वर्ट हो गई। एक्सरे तो जानते हैं हम, जब किसी ऑर्गन का डायग्राम निकालना होता है तो उसको किससे निकालते हैं बच्चों? एक्सरे से निकालते हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं? बोन से टकरा के इमेज बना देती हैं, हाँ कि नहीं? तो ये क्या हुई? यही कौन? कैथोड रे। कैथोड रे जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टकराई बच्चों तो ये क्या हो गई? एक्सरे में बदल गई। बात समझ गए? उसके बाद अपन ने देखा एक और, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करने लग गई। फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है, उन प्लेट को भी ये अफेक्ट करती है कौन? कैथोड रेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से टकरा के क्या करती है बच्चों? ऑब्जेक्ट से टकरा के एक्सरे में बदल जाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, फोटोग्राफिक प्लेट निकालते हैं जिसके अंदर फोटोज जनरेट करते हैं जिनके थ्रू, वो फोटोग्राफिक प्लेट कहेंगे अपन यहाँ पे, उनको भी अफेक्ट करती हैं ये। समझ गए? उसके बाद देखें आयनाइज गैसेस, है ना, ये जो है ये आयनाइज गैस हो सकती हैं, गैस के पार्टिकल हो सकते हैं ये, ठीक है। और आयनाइज का मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई चार्ज कैरी कर रही हैं, तो हमने इनको कहा कि देखें आयनाइज गैसेस, ये आयनाइज गैसेस भी हो सकती है बच्चों। अब अपन आते हैं इलेक्ट्रॉन पे। ये तो बात हो गई अपनी कैथोड रे की। अब कैथोड रे से तो क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन की जन्म हुआ, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, हाँ कि नहीं? ठीक है, अब अपन को समझ में आ गया कि कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें पता चला कैथोड से जनरेट हुई, तो इसका मतलब कैथोड रे थी। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे बनी, तो ये हमने देखा, ये डिस्कवर हुई इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बाय जे थॉम्सन। अब यही एक्सपेरिमेंट जब जे थॉम्सन ने फिर से रिपीट किया और स्टडी किया इसको, किसमें? 87 में, तब जे थॉम्सन को पता चला कि भैया जो नेगेटिव चार्ज रेज जा रही है वो क्या है? असल में वो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ गए? इसको इलेक्ट्रॉन नाम देने का जो था वो स्टोनी साइंटिस्ट ने नाम दिया था। उसने क्यों दिया था? क्योंकि इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल यूनिट होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया जाए। बात समझे? ठीक है। अब अगर अपन चार्ज की बात करें बच्चों, तो चार्ज इसके ऊपर होता है -6.02 × 10⁻⁻19। चार्ज को हम कूलॉम में काउंट करते हैं, तो अपन यूनिट यहाँ पे कूलॉम यूनिट लगा देंगे, या फिर अपन ESU यूनिट के अंदर अगर अपन लेते हैं तो इसकी वैल्यू बदल जाती है, अलग अलग यूनिट में वैल्यू अलग अलग होगी। पर हमको जो याद करनी है बच्चों, कूलॉम वाली भी काफ़ी है हमारे लिए, कि अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो आप कूलॉम यूनिट का भी बता सकते हो, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ESU यूनिट का फुल फॉर्म मैं बताऊंगी तुमको देख के एक बार, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में ही होगा, ये सब यूनिट कुछ ऐसा है, इसका फुल फॉर्म बाद में देखेंगे अपन, और है ना। ये मोलिकुलर साइंटिस्ट थे जिसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, क्या होता है वो भी अपन समझेंगे इसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया चार्ज कहाँ से हुआ, कितना हुआ, और वो चार्ज किसने बताया था? मोलिकुलर साइंटिस्ट ने बताया था। अपना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसके थ्रू कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना पाया जाता है। इतना क्लियर है बच्चों? आगे चले अब अपन, ये जो पढ़ लिया समझ में आ गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही क्या पता चला बच्चों? इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। इलेक्ट्रॉन असल में होते क्या हैं, अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट जब वापस से रिपीट किसने किया? जे थॉम्सन ने कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट को वापस से डिस्कवर किया, स्टडी करी बच्चों इसके बारे में, तब उनको पता चला कि ये जो कैथोड रेज आ रही थी जो नेगेटिवली चार्ज थी वो असल में क्या थे बच्चों? इलेक्ट्रॉन थे। बात समझ में आई? तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब डिस्कवरी के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी असल में क्या क्या होती हैं, ठीक है। रब कर दूं उसको।